नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम चर्चा करेंगे भारत में आधुनिक उद्योग के विकास पर, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत में ये बड़े पैमाने पर मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, खासकर 19वीं सदी के वो दूसरे हिस्से में। इसे कह सकते हैं कि भारत में मशीन युग की शुरुआत हुई। पर सवाल यह है कि जो रफ्तार, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ, वैसा भारत में क्यों नहीं हो पाया? क्या ये सिर्फ बाहरी ताकतों का खेल था, या हमारी अपनी कुछ स्ट्रक्चरल कमजोरियां भी थीं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं इन स्रोतों के आधार पर। तो भारत में मशीन युग की शुरुआत कहते हैं 1850s के आसपास हुई। सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्रीज आई? जाहिर है कॉटन टेक्सटाइल। हाँ, कॉटन टेक्सटाइल, जूट और कोल माइनिंग। ये उस जमाने के हिसाब से बड़े फाउंडेशनल सेक्टर्स लगते हैं, है ना? बिल्कुल। पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल वो 1853 में बॉम्बे में कावसजी नाना भाई ने शुरू किया था। ये दिलचस्प है कि शुरुआत एक भारतीय नाम से जुड़ी है। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। और फिर 1855 में बंगाल के रिश्रा में पहला जूट मिल लगा। बंगाल और जूट का तो खैर रिश्ता पुराना है। हाँ, आज भी है। ये तो वे शुरुआती कदम। हाँ। लेकिन इनका विकास कैसे हुआ? क्या रफ्तार थी? हाँ, ये शुरुआती कदम थे। और देखिए, विकास हुआ जरूर, लेकिन वो ग्रेजुअल था, धीरे धीरे लेकिन लगातार। ये कोई रातों रात वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था भारत में। धीमी गति की बढ़त थी। अगर आंकड़ों को देखें तो 1879 तक भारत में करीब 56 कॉटन मिल्स थे। 56? हाँ, और उनमें करीब 43,000 लोग काम करते थे। 43,000? हाँ, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है उस समय के हिसाब से। बिल्कुल ये दिखाता है कि एक नया एम्प्लॉयमेंट सेक्टर खुल रहा था। बिल्कुल। फैक्ट्री सिस्टम धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। और फिर आप देखें, करीब 25-26 साल बाद 1905 तक मिलों की संख्या 56 से बढ़कर 206 हो गई। अरे वाह, लगभग 4 गुना। करीब 1,96,000 हो गए। 4.5 गुना से भी ज्यादा। जी, तो ये दिखाता है कि कपड़ा सिर्फ जरूरत नहीं था, बल्कि उस वक्त भारत के औद्योगिक सपने का, आप कह सकती हैं, सबसे बड़ा चेहरा था। भले ही वो सपना काफी हद तक विदेशी पूंजी के साए में था। और ये जो लाखों लोग मिलों में आए, ये सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट फिगर नहीं है, ये भारत के सोशल फैब्रिक में भी एक बड़ा बदलाव ला रहा था। गांव से शहर माइग्रेशन, एक नई वर्कर क्लास चेतना का उदय। हाँ बिल्कुल, पारंपरिक काम धंधे छूट रहे होंगे। हाँ, जाति आधारित व्यवसायों का टूटना, ये सब इसी औद्योगिकरण की धीमी प्रक्रिया के साथ हो रहा था। सही। और जूट का क्या रहा? उसका भी ऐसा ही कुछ पैटर्न था? हाँ, जूट का भी लगभग यही हाल था। 1882 में देखें तो 20 जूट मिलें थीं, ज्यादातर बंगाल में ही। बंगाल में, हाँ। और उनमें करीब 20,000 लोग काम करते थे। और 1901 तक, लगभग 20 साल में 36 से ज्यादा मिलें हो गईं, और उनमें काम करने वालों की संख्या बढ़कर करीब 1,15,000 हो गई। ओह, यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और भी तेज है, 5.5 गुना लगभग। हाँ, शायद दुनिया भर में पैकेजिंग के लिए जूट की बोरियों की डिमांड बहुत बढ़ रही थी उस वक्त। हो सकता है। और कोल माइनिंग, कोयला भी तो जरूरी था। बिल्कुल, कोल माइनिंग इंडस्ट्री भी पीछे नहीं थी। 1906 तक आते आते ये भी करीब 1 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी। जाहिर है, जैसे जैसे मशीनें बढ़ेंगी, रेलवे लाइनें बिछेंगी। हाँ, कोयले की जरूरत तो बढ़नी थी। तो ये तीनों, कॉटन, जूट, कोल, एक तरह से शुरुआती औद्योगिक भारत के पिलर्स बन गए। लेकिन क्या बस यही था, या और भी कुछ छोटे मोटे उद्योग थे? नहीं, इनके अलावा भी कुछ और मैकेनिकल इंडस्ट्रीज थीं जो धीरे धीरे डेवलप हुईं 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में। जैसे कॉटन जिन्स एंड प्रेसेस, ये कच्चे कपास को प्रोसेस करने के लिए जरूरी थे। हाँ, मिलों के लिए तैयार करना। बिल्कुल। फिर चावल, आटा और लकड़ी, टिम्बर मिल्स, ये सब बेसिक जरूरतें पूरी करने वाली प्रोसेसिंग यूनिट्स थीं। अच्छा। चमड़े के कारखाने, लेदर टैनरीज जिन्हें कहते हैं, ऊनी कपड़े, वुलन टेक्सटाइल्स, और चीनी मिलें, शुगर मिल्स भी खुलने लगी थीं। अच्छा। और बहुत छोटे स्केल पर ही सही, लेकिन आयरन एंड स्टील वर्क्स की भी शुरुआत हुई थी। अच्छा। साथ ही कुछ खनिज उद्योग जैसे नमक, अबरक यानी माइका, और शोरा यानी सॉल्ट पेट्रे। माइका तो शायद बिजली के सामान में लगता है। हाँ, इंसुलेशन के लिए। और शोरा बारूद और खेती दोनों में काम आता था, तो इनका भी अपना महत्व था। लेकिन हाँ, ये सब ज्यादातर छोटे पैमाने पर ही था।
वो हैवी इंडस्ट्री वाली बात नहीं थी अभी। और फिर काफी बाद में मतलब 1930s के दशक में सीमेंट, कागज, माचिस, चीनी और कांच, ग्लास इंडस्ट्रीज भी आई। चीनी के बारे में कहते हैं कि इसमें भारतीयों का दबदबा ज्यादा रहा। हाँ, शुगर इंडस्ट्री काफी हद तक भारतीयों द्वारा डेवलप की गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक जो जनरल परसेप्शन है वो यही है कि कुल मिलाकर इन सभी इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ था वो बहुत स्टंटेड था, मतलब रुका हुआ, धीमा। इतना पोटेंशियल होने के बावजूद ये रफ्तार क्यों नहीं पकड़ पाया? यहीं पर शायद वो दूसरा पहलू आता है, ब्रिटिश कैपिटल का। बिल्कुल। कहा जाता है कि ज्यादातर जो आधुनिक भारतीय उद्योग थे वो या तो ब्रिटिश कैपिटल के मालिकाना हक में थे या उनके कंट्रोल में। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। तो विदेशी पूंजीपतियों को आखिर भारत में ऐसा क्या दिखा? क्यों आए वो यहां इन्वेस्ट करने? सिर्फ हाई प्रॉफिट्स का लालच? हाई प्रॉफिट्स का प्रोस्पेक्ट तो था ही, जाहिर है, लेकिन उसके पीछे कई ठोस कारण थे जिन्होंने भारत को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव बना दिया था। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था सस्ता श्रम, चीप लेबर। हाँ, आबादी इतनी ज्यादा थी। बिल्कुल, मजदूर आसानी से और बहुत कम वेजेस पर मिल जाते थे और वर्किंग कंडीशंस पर कोई खास रेगुलेशन भी नहीं था, तो एक्सप्लॉयटेशन की गुंजाइश भी थी। दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धता, रॉ मटेरियल्स, कपास, जूट, कोयला, लोहा, मैंगनीज, ये सब भारत में भरपूर था। और सस्ता भी मिलता होगा। हाँ, आसानी से और सस्ते में। और अंग्रेजों ने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, खासकर रेलवे, ऐसा बनाया कि इन रिसोर्सेज को बंदरगाहों तक पहुंचाना आसान हो गया। सही। तीसरा, भारत खुद एक बहुत बड़ा मार्केट था। यहाँ करोड़ों लोग उपभोक्ता थे और ब्रिटिश राज में पड़ोसी देशों तक भी पहुंच आसान थी। एक तरह का कैप्टिव मार्केट है ना? हाँ, बिल्कुल, जहाँ ब्रिटिश सामान आसानी से बेचा जा सकता था। और कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स तो ऐसे थे जैसे चाय, जूट, मैंगनीज, इनकी तो पूरी दुनिया में डिमांड थी। सही कहा। टी प्लांटेशंस तो लगभग पूरी तरह अंग्रेजों ने ही डेवलप किए। जूट बोरियों के बिना इंटरनेशनल ट्रेड मुश्किल था। मैंगनीज स्टील बनाने के लिए जरूरी था। तो ग्लोबल मार्केट में भी भारतीय रिसोर्सेज की वैल्यू थी। एक और बात शायद ये भी थी कि ब्रिटेन में खुद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो रही थी, कंपटीशन बढ़ गया होगा। हाँ, ये भी एक फैक्टर था। वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हो चुका था, तो पूंजी नए और ज्यादा मुनाफे वाले ठिकाने ढूंढ रही थी। भारत उसमें फिट बैठता था। लेकिन इन सब कारणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, शायद सबसे डिसाइसिव फैक्टर ये था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, औपनिवेशिक सरकार और उसके अधिकारी, वो फॉरेन कैपिटल को हर तरह की मदद देने और पक्षपात मतलब फेवर्स दिखाने के लिए पूरी तैयार थे। अच्छा, मतलब सरकारी सपोर्ट पूरा था? पूरा। नीतियां, नियम, इजाजतें, सब कुछ विदेशी पूंजीपतियों के हक में झुका हुआ था। ये एक तरह का अनइक्वल प्लेइंग फील्ड था, जहां भारतीय उद्यमियों के लिए टिकना मुश्किल था। बहुत मुश्किल। सरकार का ये खुला समर्थन ही था जिसने विदेशी पूंजी को भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना हावी होने दिया। इसके बिना ऐसा दबदबा शायद मुमकिन नहीं होता। ये बात तो साफ दिखती है कि ज्यादातर उद्योगों में विदेशी पूंजी ही हावी रही। आपने बताया कि कॉटन टेक्सटाइल एक एक्सेप्शन था, जहां भारतीयों की शुरू से ही बड़ी हिस्सेदारी थी। हाँ, जैसे कवासची नानाभोई का उदाहरण है। और 1930 में शुगर इंडस्ट्री भी भारतीयों ने डेवलप की। ये एक्सेप्शंस कैसे बन पाए? क्या इन सेक्टर्स में कुछ खास था? कॉटन टेक्सटाइल में भारतीयों की सफलता के पीछे शायद बॉम्बे के पारसी और गुजराती व्यापारी समुदायों का बड़ा हाथ था। अच्छा। ये समुदाय ट्रेडिशनली व्यापार में, खासकर कपास के व्यापार में बहुत एक्टिव थे। उनके पास पूंजी भी थी और बिजनेस एक्यूमेन भी। हाँ, व्यापार का हुनर था। बिल्कुल, उन्होंने इस नई अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उसमें निवेश किया। शुगर इंडस्ट्री का विकास 1930s में हुआ और तब तक भारतीय राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव काफी बढ़ चुका था। हाँ, माहौल बदल रहा था। तो हो सकता है इसने भारतीय पूंजीपतियों को इस क्षेत्र में आने के लिए इनकरेज किया हो और शायद सरकार पर भी कुछ दबाव बना हो। लेकिन ज्यादातर दूसरे सेक्टर्स में भारतीय पूंजीपतियों को शुरू से ही ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज और ब्रिटिश बैंकों की जबरदस्त ताकत से जूझना पड़ा। ये मैनेजिंग एजेंसीज क्या चीज थी? ये कुछ अलग सिस्टम लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही यूनिक कॉलोनियल अरेंजमेंट था। ये एक तरह की मैनेजमेंट कंपनियां थीं जो एक साथ कई कंपनियों का ऑपरेशंस देखती थीं। अच्छा, मतलब एक एजेंसी कई कंपनियों को मैनेज करती थी। हाँ, इससे उनका कंट्रोल बहुत सेंट्रलाइज्ड हो जाता था। किसी भी नए फील्ड में घुसने के लिए भारतीय व्यापारियों को
अक्सर उस फील्ड पर हावी ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी के सामने एक तरह से कहें तो झुकना पड़ता था। मतलब या तो उनके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती थी जिसमें शर्तें अक्सर भारतीयों के पक्ष में नहीं होती थीं, या फिर उनसे इजाजत लेनी पड़ती थी। ये सिस्टम एक तरह का गेट कीपिंग मैकेनिज्म बन गया था। अरे बाप रे, मतलब आप अपनी कंपनी के मालिक तो हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट और बड़े फैसले कोई और ले रहा है, वो भी एक विदेशी एजेंसी। हाँ, और कई मामलों में तो भारतीय मालिकाना हक वाली कंपनियां थी विदेशी ओन्ड या कंट्रोल्ड मैनेजिंग एजेंसीज द्वारा ही चलाई जाती थीं। तब तो मुनाफे का बड़ा हिस्सा भी वही ले रहते होंगे, फीस कमीशन के नाम पर। बिल्कुल, और भारतीय मालिक का अपनी ही कंपनी पर पूरा कंट्रोल नहीं रहता था। ये वाकई बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। जाहिर है, और सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, पैसा जुटाना भी मुश्किल था। फाइनेंस का क्या हाल था? हाँ, फाइनेंस जुटाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारतीयों को बैंकों से क्रेडिट मिलना, कर्ज मिलना बहुत मुश्किल था। क्यों? बैंक तो थे ना। बैंक थे, लेकिन ज्यादातर बड़े बैंकों पर ब्रिटिश फाइनेंसरों का दबदबा था। जो प्रेसिडेंसी बैंक्स जैसे बड़े बैंक थे, वो मुख्य रूप से यूरोपियन बिजनेसेस की जरूरतें पूरी करते थे। अच्छा, वो भारतीयों को आसानी से लोन नहीं देते थे? अगर मिलता भी था तो ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स अक्सर बहुत ज्यादा होती थी, जबकि अंग्रेज व्यापारियों को उन्हीं बैंकों से ज्यादा आसान शर्तों पर और कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता था। ओह, ये तो सरासर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हाँ, ये फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन भारतीय उद्योगों के विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। पूंजी के बिना उद्योग कैसे बढ़ते? तो ये तो दोहरी मार हो गई। एक तरफ मार्केट में अनफेयर कंपटीशन, दूसरी तरफ पैसा चाहिए तो वो भी आसानी से नहीं मिल रहा या बहुत महंगा मिल रहा है। इससे निपटने के लिए फिर भारतीयों ने अपने बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज खोलना शुरू किया होगा। हाँ, धीरे धीरे ये हुआ। जैसे आंकड़े बताते हैं कि 1914 में भारत में कुल बैंक डिपॉजिट्स का 70% से ज्यादा विदेशी बैंकों के पास था। 70%? बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, लेकिन 1937 तक ये घटकर 57% रह गया। अच्छा, कमियां आई, धीमी थी पर आई। हाँ, ये गिरावट धीमी जरूर थी, पर ये दिखाती है कि भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे कई बड़े भारतीय बैंक इसी दौर में बने। ये एक तरह से आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ कदम थे। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भरता की लड़ाई का एक अहम मोर्चा था। लेकिन ब्रिटिश एंटरप्राइजेस के पास सिर्फ पूंजी या सरकारी पक्षपात का ही फायदा नहीं था। और क्या था? उनके पास एक मजबूत नेटवर्क का भी लाभ था। उनके ब्रिटिश मशीनरी और इक्विपमेंट सप्लायर्स के साथ गहरे संबंध थे। शिपिंग कंपनियों के साथ उनकी सांठगांठ थी। इंश्योरेंस कंपनियां उनकी थीं। मार्केटिंग एजेंसियां उनके लिए काम करती थीं। पूरा इकोसिस्टम था मतलब। हाँ, पूरा इकोसिस्टम। और इन सबसे ऊपर सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं तक उनकी सीधी पहुंच थी। ये पूरा नेटवर्क एक तरह का ओल्ड बॉयज क्लब उन्हें भारतीय इकोनॉमिक लाइफ में अपना दबदबा बनाए रखने में मदद करता था। इस जाल को तोड़ना तो बहुत मुश्किल रहा होगा एक अकेले भारतीय उद्यमी के लिए। बेहद मुश्किल। और सरकार की नीतियां भी, जैसा आपने कहा, वो साफ तौर पर फॉरेन कैपिटल के पक्ष में थी और इंडियन कैपिटल के खिलाफ। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, बल्कि कॉन्शियस पॉलिसी लगती है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया गया था ताकि भारतीय उद्योग पनप न सकें। इसका कोई खास उदाहरण? इसका एक क्लासिक उदाहरण है सरकार की रेलवे नीति। रेलवे पॉलिसी? रेलवे वो तो विकास के लिए लाई गई थी ना। कहने को तो यही था, आधुनिकीकरण, एकीकरण, लेकिन उसकी जो माल ढुलाई की दरें थी, फ्रेट रेट्स, उनकी पॉलिसी असल में भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा रही थी। अच्छा, वो कैसे? रेलवे फ्रेट रेट्स इस तरह से सेट किए गए थे कि वे विदेशी आयात मतलब इंपोर्ट्स को बढ़ावा दें और घरेलू उत्पादों, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के व्यापार को डिस्करेज करें। मैं समझा नहीं। मतलब बाहर से आया सामान ले जाना सस्ता था? हाँ, बंदरगाह वाले शहरों से देश के अंदरूनी इलाकों तक माल ले जाने का भाड़ा, फ्रेट, तुलनात्मक रूप से कम रखा गया था। क्यों? मकसद ये था कि मैनचेस्टर में बना कपड़ा या बर्मिंघम में बना लोहा आसानी से और सस्ते में पूरे भारत के बाजार तक पहुंच सके। अच्छा। लेकिन इसके उलट अगर कानपुर की कोई मिल अपना सामान मद्रास भेजना चाहे तो उसके लिए रेलवे का भाड़ा ज्यादा होता था। अरे, ये क्या बात हुई? इससे क्या हुआ? भारत के अपने ही बाजार में भारतीय उत्पादों के मुकाबले विदेशी उत्पादों को कीमत का फायदा मिल गया। कॉस्ट एडवांटेज। ये तो भारतीय उद्योगों पर सीधी चोट थी। मतलब आप जैसे तैसे फैक्ट्री लगाओ, सामान बनाओ और फिर उसे अपने ही देश में बेचने के लिए ज्यादा भाड़ा दो। बिल्कुल।
इससे लोकल इंडस्ट्रीज का पनपना और मुश्किल हो गया। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कैसे कॉलोनियल इंटरेस्ट को साधने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ये सिर्फ रेलवे तक ही था या इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह में भी ऐसा था? नहीं, आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटीज की नीतियां भी अक्सर ब्रिटिश सामानों के पक्ष में ही झुकी होती थी, जिसे इंपीरियल प्रेफरेंस भी कहा जाता था। तो ये सब मिलकर भारतीय उद्योगों के लिए माहौल काफी प्रतिकूल बना रहे थे। इस पूरी डिस्कशन में एक और बहुत बड़ी कमी जो दिखती है वो है हैवी या कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का लगभग गायब होना। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। कैपिटल गुड्स मतलब वो मशीनें जिनसे दूसरा सामान बनता है। इनके बिना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव ही कमजोर रह जाती है ना। बिल्कुल सही कहा। हैवी और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज किसी भी देश के तेज और स्वतंत्र औद्योगिक विकास के लिए, रैपिड एंड इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं। आप सोचिए, अगर आपको अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए हर मशीन, हर पुर्जा विदेश से मंगाना पड़े, हाँ, तो आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। बिल्कुल, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेंगी, सप्लाई में देरी हो सकती है और आप टेक्नोलॉजी को अपनी जरूरत के हिसाब से अडेप्ट या इनोवेट भी नहीं कर पाएंगे। सही बात है। उस दौर के भारत में लोहा इस्पात, आयरन एंड स्टील बनाने वाले या भारी मशीनरी बनाने वाले बड़े कारखाने लगभग थे ही नहीं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का क्या हाल था? इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के नाम पर ज्यादातर छोटी-मोटी रिपेयर वर्कशॉप्स थीं। उनका मुख्य काम बाहर से आई मशीनों को ठीक करना होता था, न कि नई मशीनें बनाना। अच्छा, मतलब सिर्फ मरम्मत का काम। हाँ, और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के नाम पर भी कुछ छोटे-मोटे लोहे और पीतल के फाउंड्री थे, जहां बस धातु पिघलाकर साधारण चीजें ढाल ली जाती थीं। हैवी इंजीनियरिंग या मशीन टूल इंडस्ट्री, मतलब वो इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए मशीनें बनाती है, वो तो लगभग गायब ही थी। भारत में पहला बड़ा स्टील प्रोडक्शन तो शायद टिस्को ने किया, जमशेदपुर में 1913 में जाकर। हाँ, 1913 में ही हो पाया। सोचिए, उद्योग लगने शुरू हुए 1850s में, और स्टील जैसी बुनियादी चीज के लिए देश को 60 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। इसका मतलब है कि भारत में स्टील, मेटलॉजी, मशीन बिल्डिंग, केमिकल्स, ऑयल जैसी बेसिक और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज की भारी कमी थी। ये तो किसी भी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन होती है। बिल्कुल, और ये कमी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही नहीं थी। भारत बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के डेवलपमेंट में भी काफी पिछड़ा हुआ था। हाँ, पावर के बिना तो कुछ नहीं चल सकता। और बिना रिलायबल और सस्ती बिजली के कारखाने चलाना कितना मुश्किल और महंगा होता है, ये हम आज भी देख सकते हैं। सही। तो ये सारी चीजें, हैवी इंडस्ट्रीज की कमी, कैपिटल गुड्स की कमी, एनर्जी की कमी, ये सब मिलकर दिखाती हैं कि भारत में औद्योगिक विकास की नींव कितनी कमजोर थी। ग्रोथ तो था, जैसे हमने शुरू में देखा, कपड़े, जूट में। हाँ, ग्रोथ था, लेकिन वो ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स जैसे कपड़ा, जूट, चीनी, इन्हीं में केंद्रित था। और उसकी बुनियाद मजबूत नहीं थी, क्योंकि बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज गायब थीं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक तरह का लॉपसाइडेड या डिपेंडेंट डेवलपमेंट का मॉडल था। डिपेंडेंट डेवलपमेंट। हाँ, जहां अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा तो बढ़ रहा था, लेकिन वो बाहरी ताकतों और इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर था। ये भारत की आत्मनिर्भरता के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा था। तो ये थी भारत में आधुनिक उद्योग के शुरुआती विकास की कहानी। इसमें उम्मीदें भी थीं, पर चुनौतियां कहीं ज्यादा थीं, खासकर ब्रिटिश शासन के दौरान। ब्रिटिश पूंजी का दबदबा, भारतीय पूंजीपतियों का संघर्ष, सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियां और सबसे बढ़कर भारी और बुनियादी उद्योगों की कमी। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। और इसने न केवल उस समय के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लिमिट किया, बल्कि आज़ादी के बाद की हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और चैलेंजेस की बैकग्राउंड भी तैयार की। बिल्कुल। काफी कुछ है इसमें सोचने और समझने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस विषय से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी गौर करते हैं। ओके, तो मशीन आधारित उद्योगों की बात तो हुई। अब जरा रुख करते हैं प्लांटेशन इंडस्ट्रीज की तरफ, जैसे कि नील मतलब इंडिगो, चाय और कॉफी। ये भी तो 19वीं सदी में काफी फैले था ना। हाँ, बिल्कुल। और इनमें एक, आप कह सकती हैं, खास बात ये थी कि लगभग पूरी तरह से यूरोपियन ओनरशिप में थे। मतलब मालिक ज्यादातर अंग्रेज या दूसरे यूरोपियन ही थे। पैसा, मैनेजमेंट, सब कुछ बाहर वालों के हाथ में। भारत की जमीन, भारत के लोग, लेकिन कंट्रोल विदेशियों का। सही कहा, बिल्कुल। तो शुरुआत नील से करते हैं फिर। कपड़े रंगने के काम आता था, ये तो सुना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो काफी जरूरी रहा होगा उस टाइम।
बिल्कुल। इंडिगो मैन्युफैक्चर भारत में वो 18वीं सदी के एकदम आखिर में शुरू हुआ, खासतौर पर बंगाल और बिहार में। ये उस दौर का बड़ा कमर्शियल क्रॉप बन गया था एक तरह से, लेकिन इसके साथ एक स्याह पहलू जुड़ा था। ये जो नी उगाने वाले बागान मालिक थे, जिन्हें इंडिगो प्लांटर्स कहते थे, वो किसानों पर जुल्म ढाने के लिए बदनाम हो गए थे। हाँ, जबरदस्ती खेती करवाना, दाम कम देना, फिर कर्ज के जाल में फंसाना, ये सब चलता था। हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा है उसके बारे में। किसानों को मतलब मजबूर किया जाता था कि वो अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर चावल या दाल नहीं, नील ही उगाएं। उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी हों या ना हों, प्लांटर्स को तो बस नील चाहिए था। बिल्कुल। और इसी दर्द को तो दिखाया था वो दीनबंधु मित्र ने अपने मशहूर नाटक नील दर्पण में। 1860 में आया था शायद। कितना हंगामा हुआ था उस पर। एकदम सही। नील दर्पण वो एक तरह का आईना बन गया था उस वक्त के समाज के लिए। उसने किसानों की पीड़ा और प्लांटर्स की क्रूरता को आवाज दी थी। लेकिन फिर आया एक बड़ा मोड़, टेक्नोलॉजी का। अच्छा। हाँ, जर्मनी में सिंथेटिक डाई यानी कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया। अब नील की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का जो इतना बड़ा नील उद्योग था, वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। टेक्नोलॉजी अक्सर पुरानी चीजों को ऐसे ही बदल देती है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे फोटोग्राफी में वो रील वाले कैमरे गायब हो गए डिजिटल के आने से। सही बात है। चलो, नील का चैप्टर तो ऐसे बंद हुआ, लेकिन चाय तो आज मतलब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। घर में मेहमान आए या सुबह की नींद खोलनी हो, चाय सबसे पहले याद आती है। इसका चलन कब और कैसे शुरू हुआ? चाय का उद्योग वो भारत में तेजी से बढ़ा 1850 के बाद। असम, बंगाल के दार्जिलिंग जैसे इलाके, फिर दक्षिण भारत की नीलगिरी और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां, ये सब चाय बागानों से भर गए। अच्छा। और क्योंकि ये भी ज्यादातर फॉरेन ओन्ड थे, यानी अंग्रेजों के मालिकाने में, तो ब्रिटिश सरकार ने भी इन्हें बढ़ाने में खूब मदद की। बागान मालिकों को बिना किराए के या कह लीजिए बहुत कम किराए पर जमीनें दी गईं और दूसरी फैसिलिटीज भी मिली। अच्छा, मतलब सरकार अपनी प्रजा के बजाय विदेशी मालिकों को जमीनें लुटा रही थी। वाह, ये तो वही बात हुई कि घर के बच्चों को छोड़कर बाहर वालों की खातिरदारी चल रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही था। और देखते ही देखते चाय भारत से बाहर भेजी जाने वाली एक बड़ी चीज बन गई होगी, फिर एक्सपोर्ट आइटम। बिल्कुल। आज भी असम टी, दार्जिलिंग टी की दुनिया भर में धूम है। ये उसी दौर की देन है। और इसी दौरान लगभग साथ साथ ही दक्षिण भारत में, खासकर कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में कॉफी के बागान भी खूब फले फूले। तो ये थे वो प्लांटेशन इंडस्ट्रीज, नील, चाय, कॉफी, जो भारतीय जमीन पर खड़े थे, लेकिन इनकी जड़ें और फल दोनों ही विदेशियों के कब्जे में थे ज्यादातर। यहीं पर मेरा एक सवाल आता है, ये जो प्लांटेशन इंडस्ट्रीज थे या फिर दूसरे विदेशी मालिकाने वाले उद्योग जैसे जूट मिल्स वगैरह, इनसे भारतीयों को क्या मिला आखिर? मतलब जमीन हमारी, मेहनत हमारी, मौसम हमारा, तो फायदा किसको हुआ? देखिए, फायदा भारतीयों को बहुत ही कम हुआ, ना के बराबर कह सकते हैं। असलियत यह है कि इन उद्योगों से जो भी मोटा मुनाफा मतलब प्रॉफिट्स होते थे, वो लगभग सारा का सारा देश से बाहर चला जाता था, ब्रिटेन या यूरोप। सारा? हाँ, लगभग सारा। फिर इनकी जो सैलरी बिल होती थी, उसका भी एक बड़ा हिस्सा इनके अपने ही गोरे अफसरों पर खर्च होता था। जो मैनेजर्स, इंजीनियर या ऊंचे पदों पर लोग थे, वो ज्यादातर विदेशी होते थे और उनकी तनख्वाहें भारतीय कर्मचारियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती थी। और मशीनों और औजारों का क्या? वो भी शायद बाहर से ही आते होंगे। टेक्निकल स्टाफ भी? बिल्कुल, ज्यादातर इक्विपमेंट और यहाँ तक के टेक्निकल स्टाफ भी विदेश से ही लाया जाता था। तो खरीदारी का पैसा भी बाहर गया और जो अच्छी स्किल्ड नौकरियां थीं, वो भी बाहर वालों को मिली। सोचिए, जैसे आज भी हम देखते हैं कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में काम करती है, तो अक्सर उसके टॉप एग्जीक्यूटिव्स विदेशी होते हैं और मुनाफे का बड़ा हिस्सा वापस पेरेंट कंपनी को विदेश चला जाता है। उस वक्त ये और भी ज्यादा ब्लेटेंट था और बड़े स्केल पर था। और जो माल यहाँ बनता था, जैसे चाय, कॉफी, नील, जूट, वो भी ज्यादातर विदेशी बाजारों में ही बेचा जाता था। हाँ, बिल्कुल। और उससे जो फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा मिलती थी, उसका इस्तेमाल भी ब्रिटेन अपने फायदे के लिए करता था, जैसे दूसरे देशों से अपना व्यापार घाटा पाटने के लिए या अपनी सेनाओं का खर्च चलाने के लिए। भारत के विकास के लिए उस पैसे का इस्तेमाल न के बराबर होता था। तो फिर भारतीयों के हिस्से क्या आया? बस वो नीचे के स्तर की नौकरियां जिनमें कोई खास स्किल ना चाहिए हो, बस मजदूरी। हाँ, ज्यादातर अनस्किल्ड नौकरियां।
और उनमें भी मजदूरी इतनी कम थी, एक्सट्रीमली लो पेड, कि गुजारा करना भी मुश्किल था। काम करने के हालात मतलब कंडीशंस वो भी बेहद कठोर थे, हार्श थे। ओह, लंबे काम के घंटे, कोई छुट्टी नहीं, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं। खासकर चाय बागानों में तो हालात लगभग गुलामी जैसे थे, नियर स्लेवरी। गुलामी जैसे। हाँ, मजदूरों को दूर दराज के इलाकों से बहला फुसला कर या कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाता था और फिर उन्हें बागानों से बाहर जाने भी नहीं दिया जाता था। उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। बाप रे, यह सुनकर ही सिहरन होती। मतलब आज भी हम कई अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में देखते हैं कि मजदूरों का शोषण होता है, लेकिन उस दौर की तो कल्पना करना भी मुश्किल है, जब कोई सुनने वाला ही नहीं था शायद। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो भारत में औद्योगिक प्रगति मतलब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई, वो बहुत ही धीमी थी, एक्सीडिंगली स्लो और दर्दनाक भी, पेनफुल कह सकते हैं। जैसे कोई रेस में भाग तो ले रहा हो, पर पैरों में जंजीरें बंधी हों। बिल्कुल सही कहा आपने। 19वीं सदी में आधुनिक उद्योग ज्यादातर कॉटन और जूट टेक्सटाइल और चाय बागानों तक ही सीमित थे। ये वही चीजें थीं जिनमें अंग्रेजों की सीधी रुचि थी। बहुत बाद में मतलब 1930 के दशक में जाकर कहीं शुगर और सीमेंट जैसे कुछ और उद्योग जुड़े। लेकिन तब भी सोचिए, 1946 में आजादी से सिर्फ 1 साल पहले भारत की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कुल मजदूरों में से 40% सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल में ही लगे थे। 40% सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज में? हाँ, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ना के बराबर था। इंडस्ट्रीज कुछ खास चीजों तक ही सीमित रह गईं। तो चाहे प्रोडक्शन की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की, भारत का जो आधुनिक औद्योगिक विकास था, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले या खुद भारत की अपनी ज़रूरतों के लिहाज से भी बहुत ही मामूली था, पॉल्ट्री था। ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल शरीर पर कुछ छोटे-छोटे पैबंद लगा दिए हों। इतना मामूली कि जो लाखों कारीगर और शिल्पकार अंग्रेजों की नीतियों और मैनचेस्टर के बने सस्ते कपड़ों की वजह से बेरोजगार हुए थे, उनकी भरपाई भी ये नए उद्योग नहीं कर पाए। स्वदेशी हस्तशिल्प, इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट्स, वो उजड़ गए। हाँ, और उन उजड़े हुए लोगों को इन नई फैक्ट्रियों में रोजगार नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि गरीबी बढ़ी और जमीन पर आबादी का बोझ, ओवरक्राउडिंग ऑफ लैंड जिसे कहते हैं, वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर रह गए। ये मतलब आंकड़ों से और साफ हो जाती है। एक सोर्स मैंने पढ़ा, वो बताता है कि 1951 में भारत की आबादी करीब 357 मिलियन थी, लेकिन आधुनिक औद्योगिक इकाइयों में मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज में सिर्फ 2.3 मिलियन लोग काम कर रहे थे। सिर्फ 2.3 मिलियन? हाँ, मतलब पूरी आबादी का 1% से भी कम। इतनी बड़ी जनसंख्या और इंडस्ट्री में इतने कम लोग, ये तो रोजगार के संकट की जड़ें दिखाता है, जो आज भी हम झेल रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और कहानी का दूसरा पहलू और भी चिंताजनक है। जहां एक तरफ नए उद्योग पनप नहीं रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो पुराने शहरी और ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग थे, अर्बन एंड रूरल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो लगातार खत्म होते जा रहे थे। उनका पतन, डिके एंड डिक्लाइन, वो 1858 के बाद भी रुका नहीं, बल्कि चलता रहा। ओह, इंडियन प्लानिंग कमीशन का एक अनुमान ये बताता है कि प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यानी चीजें बनाने या तैयार करने के काम में लगे लोगों की संख्या 1901 में 10.3 मिलियन थी, जो 1951 तक घटकर सिर्फ 8.8 मिलियन रह गई। घट गई? हाँ, घट गई। और ये तब हुआ जब देश की आबादी इसी दौरान लगभग 40% बढ़ गई थी। अरे, ये तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। मतलब आबादी बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं। ये तो उल्टा हो गया। हाँ, बिल्कुल उल्टा। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? क्या इन पुराने उद्योगों को बचाने, उन्हें कोई नया रूप देने या मॉडर्नाइज करने की कोई कोशिश की? बिल्कुल नहीं। सरकार ने इन स्वदेशी उद्योगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। न उन्हें बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, न कारीगरों का पुनर्वास, रिहैबिलिटेट करने का सोचा, न ही उन्हें नए तरीके से संगठित, रीऑर्गेनाइज करने या मॉडर्नाइज बनाने का कोई प्रयास किया। उन्हें बस धीरे धीरे मरने दिया गया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि जो थोड़े बहुत आधुनिक उद्योग भारत में लगे भी, जैसे टाटा का स्टील प्लांट या कुछ भारतीय उद्यमियों की कॉटन मिल्स, वो ज्यादातर सरकारी मदद के बिना लगे, विदाउट गवर्नमेंट हेल्प।
और कई बार तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर ऑपोजिशन टू ब्रिटिश पॉलिसी में खड़े हुए। ये बिल्कुल सही है। जमशेदजी टाटा जैसे जो दूरदर्शी लोग थे, उन्होंने अपने दम पर अपनी पूंजी और अपनी मेहनत से इन उद्योगों की नींव रखी। उन्हें सरकार से कोई खास मदद नहीं मिली, बल्कि कई बार तो रुकावटों का सामना करना पड़ा। पर ऐसा क्यों? मतलब ब्रिटिश सरकार मदद क्यों नहीं कर रही थी? उन्हें तो भारत का विकास करना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था ताकि वो यहाँ से और ज्यादा कमा सकें। एक कॉलोनी को पूरी तरह कंगाल कर देना उनके अपने हित में कैसे था, ये बात समझ नहीं आती। देखिए, उनके हित अलग थे। ब्रिटेन में जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, मैन्युफैक्चरर्स, खासकर कपड़ा उद्योग वाले, वो भारत में पनप रहे उद्योगों को अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते थे, राइवल्स मानते थे। अच्छा, वो नहीं चाहते थे कि भारत में बना सस्ता कपड़ा या दूसरा सामान ब्रिटेन के बाजार में उनके माल से मुकाबला करे। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा कि वो भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा न दे, बल्कि उसे सक्रिय रूप से हतोत्साहित करे। अच्छा, तो ये सीधी सीधी अपनी मोनोपोली बचाने की कोशिश थी। मतलब भारत को सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाला और ब्रिटेन का बना महंगा माल खरीदने वाला बाजार बनाए रखना चाहते थे। तो ये जानबूझकर किया गया, ये कोई अनजाने में हुई चूक नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी नीति थी। ब्रिटिश पॉलिसी ने जानबूझकर भारतीय उद्योगों के विकास को कृत्रिम रूप से सीमित किया, आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्टेड किया और धीमा किया, स्लो डाउन किया। और सोचिए, भारतीय उद्योग उस समय अपनी शैशवावस्था में थे, पीरियड ऑफ इन्फेंसी में, जैसे एक छोटे बच्चे को सहारे और देखभाल की जरूरत होती है। हाँ, वैसे ही इन नए उद्योगों को सरकारी संरक्षण, प्रोटेक्शन की जरूरत थी। बिल्कुल। वो ऐसे समय में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे जब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे देश पहले ही बड़े और ताकतवर औद्योगिक राष्ट्र बन चुके थे। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, पैसा था, अनुभव था। भारत के नए उद्योग बिना किसी सहारे के उनसे कैसे मुकाबला करते खुले बाजार में? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी लोकल गली क्रिकेट टीम को सीधे इंटरनेशनल टीम से भिड़ा दिया जाए, बिना किसी तैयारी के। एग्जैक्टली। और विडंबना देखिए, मजे की बात यह है कि ब्रिटेन समेत दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों ने अपने शुरुआती दौर में अपने उद्योगों को बचाने के लिए यही रास्ता अपनाया था। उन्होंने बाहर से आने वाले माल पर भारी टैक्स लगाकर, हेवी कस्टम्स ड्यूटीज लगाकर अपने इन्फेंट इंडस्ट्रीज को संरक्षण दिया था। अच्छा, उन्होंने खुद ऐसा किया था? हाँ, लेकिन जब भारत की बारी आई तो उन्होंने यहाँ फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार की नीति थोप दी। तो भारत की औद्योगिक नीतियां लंदन में बैठे ब्रिटिश उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बन रही थी, ना कि भारत की जरूरतों को देखकर। हाँ, बिल्कुल। फ्री ट्रेड सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सबको बराबर मौका मिले, लेकिन ये असल में एक तरफा व्यापार था जो ब्रिटेन के हक में था। इसी नीति के तहत भारत की ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के नए भारतीय उद्योगों को किसी भी तरह की वित्तीय, फाइनेंशियल या दूसरी मदद देने से साफ इनकार कर दिया। जबकि उसी समय यूरोप और जापान की सरकारें अपने नए उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की मदद दे रही थीं। सस्ते कर्ज, सब्सिडी, सरकारी खरीद में प्राथमिकता, सब कुछ। और तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन का क्या हाल था? इंडस्ट्री चलाने के लिए हुनरमंद लोग तो चाहिए ना, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस। सरकार ने उस मोर्चे पर भी कुछ खास नहीं किया। तकनीकी शिक्षा की हालत 1951 तक बहुत ही पिछड़ी हुई थी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड। ये भी भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का एक बड़ा कारण बना। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1939 में दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले पूरे भारत में सिर्फ 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। सिर्फ 7? हाँ, सिर्फ 7। और उनमें कुल मिलाकर सिर्फ 2117 छात्र पढ़ते थे। बस पूरे देश के लिए सिर्फ 7 इंजीनियरिंग कॉलेज? आज तो मतलब एक एक शहर में इससे ज्यादा होते हैं। फिर तो ये लाजमी है कि भारत में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स जैसे जहाज बनाना, शिप्स या रेल के इंजन, लोकोमोटिव्स, कारें, कार्स या हवाई जहाज, एरोप्लेन्स बनाने की कोशिशें सफल नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार ने मदद ही नहीं की, न पैसा दिया, न टेक्नोलॉजी दी, न पढ़े लिखे लोग तैयार किए। हाँ, ये बड़े प्रोजेक्ट्स सरकारी उदासीनता की भेंट चढ़ गए। लेकिन फिर 1920s और 30s के दशक में कुछ बदलाव आया। देश में राष्ट्रवादी आंदोलन, राइजिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, वो जोर पकड़ रहा था। स्वदेशी की भावना बढ़ रही थी और भारतीय पूंजीपति वर्ग
इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास, वो भी अब ज्यादा संगठित होकर अपनी मांगें उठा रहा था। हाँ, इस बढ़ते दबाव के कारण सरकार को मजबूर होकर भारतीय उद्योगों को कुछ हद तक टैरिफ प्रोटेक्शन देना पड़ा, यानी बाहर से आने वाले कुछ सामानों पर टैक्स लगाना पड़ा ताकि भारत में बना सामान उनसे मुकाबला कर सके। चलिए देर से ही सही कुछ तो हुआ, पर क्या ये मदद बिना किसी भेदभाव के दी गई या इसमें भी कोई पेंच था, कोई खेल था? खेल तो था ही। अंग्रेज इतनी आसानी से भारतीय उद्योगों को आगे कैसे बढ़ने देते? यहाँ भी उन्होंने भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेटेड किया। जो उद्योग भारतीयों के मालिकाने में थे, इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट, लोहा और इस्पात, आयरन एंड स्टील या कांच, ग्लास, उन्हें या तो संरक्षण दिया ही नहीं गया या फिर बस नाम मात्र का दिया गया, जो नाकाफी था। अच्छा, और उन उद्योगों का क्या जिनमें विदेशी पैसा लगा था, फॉरेन डोमिनेटेड? दूसरी तरफ जो उद्योग विदेशी प्रभुत्व वाले थे, फॉरेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री, जैसे कि माचिस उद्योग, मैच इंडस्ट्री, जिसमें ज्यादातर स्वीडिश कंपनियों का पैसा लगा था, उन्हें भरपूर संरक्षण मिला, जैसा वो चाहते थे। वाह! हिल प्रेफरेंसेस नाम की एक व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत ब्रिटेन से आने वाले माल को, ब्रिटिश इंपोर्ट्स को भारत के बाजार में विशेष छूट दी गई, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए, मतलब उन पर टैक्स कम लगता था। चाहे इससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हो? हाँ, भले ही नुकसान हो। भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दब गई। ये तो सरासर नाइंसाफी है। मतलब अपने ही देश में अपने ही उद्योगों के साथ ऐसा बर्ताव। अच्छा, इस पूरी चर्चा से एक और पहलू उभर कर आता है, वो है क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस। ऐसा लगता है कि जो थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास हुआ भी, वो पूरे देश में एक जैसा नहीं फैला, कहीं ज्यादा, कहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, ये विकास बहुत ही असंतुलित था, एक्सट्रीमली लोपसाइडेड। ज्यादातर उद्योग देश के कुछ ही इलाकों और शहरों में केंद्रित हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, जैसे बॉम्बे और अहमदाबाद में कपड़ा मिलें, बंगाल में जूट मिलें, जमशेदपुर में टाटा का स्टील प्लांट और कुछ हद तक कानपुर और मद्रास में। देश के बड़े बड़े हिस्से, जैसे ज्यादातर उत्तर भारत, मध्य भारत, राजस्थान, ओडिशा, ये औद्योगिक रूप से पूरी तरह अविकसित रह गए, अंडर डेवलप्ड। वहां फैक्ट्रियों का नामो निशान तक नहीं था। और इस असमान क्षेत्रीय विकास का, अनइक्वल रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असर सिर्फ इतना ही नहीं रहा होगा कि कुछ इलाके ज्यादा अमीर हो गए और कुछ पिछड़े रह गए। इसका असर तो शायद देश के जुड़ाव पर भी पड़ा होगा, नेशनल इंटीग्रेशन पर। हाँ, इसने निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को मुश्किल बनाया। जब विकास इतना असमान हो, तो जो पिछड़े रह गए इलाके हैं, उनके लोगों में ये भावना पनपती है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है। इससे क्षेत्रीयता की भावना को बल मिलता है। सही बात है। एक मजबूत और एकीकृत भारतीय राष्ट्र, यूनिफाइड इंडियन नेशन बनाने के रास्ते में ये एक बड़ी बाधा बनी। आज भी हम जो विकसित और पिछड़े राज्यों की बात करते हैं या कभी-कभी उत्तर बनाम दक्षिण की बहस सुनते हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी दौर के असमान विकास में छिपी हैं। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। अच्छा, इस धीमे और असंतुलित औद्योगिक विकास का एक और बड़ा नतीजा हुआ समाज पर। इसने भारतीय समाज में दो बिल्कुल नए सामाजिक वर्गों को, न्यू सोशल क्लासेस को जन्म दिया। ये कौन थे? ये थे एक तो औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास, यानी फैक्ट्रियों और मिलों के मालिक बड़े उद्योगपति जैसे टाटा, बिरला, सिंघानिया वगैरह। और दूसरा था आधुनिक मजदूर वर्ग, मॉडर्न वर्किंग क्लास, यानी इन फैक्ट्रियों, खानों, माइंस और रेलवे जैसे परिवहन के साधनों, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले मजदूर। अच्छा, ये दोनों ही वर्ग भारतीय इतिहास में बिल्कुल नए थे, क्योंकि ये जिस आर्थिक व्यवस्था से जुड़े थे, यानी आधुनिक उद्योग और कारखाने, वो खुद ही नहीं थी। इससे पहले समाज मुख्य रूप से जमींदारों, किसानों, कारीगरों और व्यापारियों में बटा था। हाँ, ये दिलचस्प है। भले ही ये दोनों वर्ग आबादी के लिहाज से बहुत छोटे थे, जैसा हमने देखा कि 1951 में भी मजदूर वर्ग सिर्फ 2.3 मिलियन था, लेकिन ये समाज में एक बड़े बदलाव का संकेत थे। ये नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी, नए तरह के आर्थिक संगठन, न्यू सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, नए सामाजिक रिश्ते, न्यू सोशल रिलेशंस, नए विचार, न्यू आइडियाज और एक नए नजरिए, न्यू आउटलुक का प्रतिनिधित्व करते थे। हाँ,
उन पर पुरानी परंपराओं, ओल्ड ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों, कस्टम्स और जीवन शैलियों, स्टाइल्स ऑफ लाइफ का वैसा बोझ नहीं था जैसा कि ग्रामीण समाज पर था। फैक्ट्री का माहौल, शहर का जीवन, मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन की राजनीति, ये सब उनके लिए नए अनुभव थे जिन्होंने उनकी सोच को बदला। खास तौर पर मजदूर वर्ग में अपनी साझा समस्याओं और संघर्षों के कारण एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण, ऑल इंडिया आउटलुक पनपा। एक फैक्ट्री में अलग अलग इलाकों, धर्मों और जातियों के लोग साथ काम करते थे। उनकी मांगें और लड़ाई एक जैसी होती थीं। इसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सोचने के लिए प्रेरित किया। और जाहिर सी बात है, ये दोनों ही वर्ग, पूंजीपति और मजदूर, देश के औद्योगिक विकास में गहरी रुचि रखते थे। पूंजीपति अपना कारोबार फैलाना चाहते थे और मजदूर बेहतर रोजगार और जीवन स्तर चाहते थे। दोनों के हित भले ही आपस में टकराते हों कई बार, पर देश के औद्योगिकरण से जुड़े थे। इसीलिए अपनी कम संख्या के बावजूद इन नए वर्गों का आर्थिक और राजनीतिक महत्व, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस और उनकी भूमिकाएं बहुत ज्यादा थीं। ये वो ताकतें थीं जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, बल्कि आज़ादी के बाद भारत के भविष्य की दिशा तय करने में भी इनका बड़ा योगदान रहा। ये भारतीय समाज के नए खिलाड़ी थे जो आगे चलकर खेल के नियमों को बदलने वाले थे। तो ये थी कहानी 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी के भारत में प्लांटेशन इंडस्ट्रीज और उस धीमे दर्दनाक औद्योगिक विकास की। इसमें शोषण की दास्तां भी है, अंग्रेजी राज की नाइंसाफी भी, क्षेत्रीय असंतुलन का दर्द भी और साथ ही साथ नए सामाजिक बदलावों की आहट भी। काफी परतें इसमें समझने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम भारत में औद्योगिकरण के इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया पर विस्तार से बात करेंगे। जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम जहाँ हैं इस इंडस्ट्रियल और मार्केट ड्रिवन दुनिया में, वहाँ कैसे पहुँचे। बिल्कुल। इसका सफर काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। सही कहा आपने। पर इंडिया की कहानी शुरू करने से पहले ये देखना दिलचस्प है कि जब दुनिया में, खासकर यूरोप में, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नया नया था, तब बड़े समाजशास्त्री जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल डुर्कहाइम इसे कैसे देख रहे थे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके लिए तो ये सब आंखों के सामने हो रहा था। मशीनें आ रही थीं, फैक्ट्रियां लग रही थीं, समाज बिल्कुल बदल रहा था। एग्जैक्टली। और उन्होंने इस बदलाव के साथ कई गहरे सोशल चेंजेस को जोड़ा। पहला तो जाहिर है शहरीकरण, जिसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। गांव से लोग झुंड के झुंड शहरों की तरफ भागे, काम की तलाश में। इससे हुआ क्या? जो गांव में आमने सामने के पर्सनल रिश्ते थे, जहां सब एक दूसरे को जानते थे, वो शहरों की एनोनिमिटी, भीड़ और भागदौड़ में खो गए। लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप्स जिसे कहते हैं। हाँ, आजकल बड़े शहरों में तो लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते। बिल्कुल, यही बदलाव था। और काम करने का तरीका भी तो बिल्कुल बदल गया। हाँ, वो भी बहुत बड़ा शिफ्ट था। पहले शायद एक कारीगर पूरा जूता खुद बनाता होगा, है ना? अब फैक्ट्री में काम का इतना बारीक बंटवारा, मतलब डिटेल्ड डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि कोई दिन भर सिर्फ जूते का सोल चिपका रहा है, कोई सिर्फ लेस डाल रहा है। काम एकदम स्पेशलाइज्ड हो गया। एग्जैक्टली। और ये स्पेशलाइजेशन अक्सर काम को बहुत नीरस, रिपीटेटिव और थकाऊ, मतलब एग्जॉस्टिंग बना देता था। उफ। आप सोचिए, सुबह से शाम एक ही पुर्जे को कसते रहना या एक ही बटन दबाते रहना। मार्क्स ने इसी को एलिनेशन कहा था। मतलब कामगार का अपने काम से, अपने बनाए प्रोडक्ट से और यहां तक कि खुद से ही एक तरह का अलगाव महसूस करना। ये तो काफी डिप्रेसिंग साउंड करता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो था शायद। कुछ मामलों में इसने बराबरी, इक्वालिटी भी तो बढ़ाई होगी। किस तरह से? जैसे ट्रेन या बस में सफर करते वक्त या सिनेमा हॉल में कौन पूछता है कि बगल वाला किस जाति का है। शहरों में अनोनिमिटी मिली। आजकल भी देखिए, फूड कोर्ट या मॉल्स में सब एक साथ खाते पीते घूमते हैं। शायद ये पहले इतना आसान नहीं था। हाँ, ये सही पॉइंट है। शहरों ने और इंडस्ट्रियल वर्क ने कुछ हद तक पुरानी सोशल हायरार्कीज को चैलेंज जरूर किया। कास्ट डिस्टिंक्शंस उतनी रिजिड नहीं रहीं जितनी गांवों में थीं। हाँ। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि पुराने भेदभाव, ओल्डर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह गायब नहीं हुए। अच्छा? वो बस नए कपड़े पहनकर फैक्ट्री या ऑफिस के माहौल में आ गए। मतलब आप आज भी देखेंगे कि कुछ खास तरह के कामों में, जैसे सफाई या कम स्किल वाले कामों में, अक्सर निचली जातियों के लोग ही ज्यादा मिलते हैं, या फिर हायरिंग और प्रमोशन में सटल बायसेस दिख जाते हैं। ये बात तो है।
तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली थी। शुरू के समाजशास्त्रियों ने भी इसे अच्छा और बुरा दोनों माना था। कोई सिंपल आंसर नहीं था। लेकिन फिर 20वीं सदी के मध्य तक, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सोच थोड़ी बदली। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का जोर बढ़ा। ये थ्योरी क्या कहती थी? हाँ, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वो मानती थी कि औद्योगिकरण तो होकर रहेगा, ये इनएविटेबल है और ये अच्छा भी है, पॉजिटिव है। अच्छा, मतलब डेस्टिनी है एक तरह से। हाँ, उनके हिसाब से तो यही था। ये मानते थे कि दुनिया के सारे समाज डेवलपमेंट के एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, बस कोई आगे है, कोई पीछे। मंजिल सबकी एक ही है, एक आधुनिक औद्योगिक पश्चिमी समाज जैसा बनना। इंटरेस्टिंग। हाँ, और लुइस वर्थ जैसे थिंकर्स ने कहा कि औद्योगिकरण और शहरीकरण सिर्फ प्रोडक्शन का तरीका बदलना नहीं है, ये जीने का एक तरीका, अ वे ऑफ लाइफ बन जाता है। पूरी लाइफस्टाइल ही बदल जाती है मतलब। बिल्कुल, आपकी सोच, आपके परिवार, आपके रिश्ते, आपकी आदतें, आपकी वैल्यूज, सब कुछ बदल जाता है। जी। परिवार छोटे हो जाते हैं, धर्म का असर कम हो जाता है, लोग ज्यादा रैशनल और इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, ऐसा मानना था इस थ्योरी का। ओके, ये तो हुआ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं भारत पे। हमारे यहाँ भी उद्योग तो हमेशा से थे। हमारे कपड़े, मसाले, हैंडीक्राफ्ट्स दुनिया भर में फेमस थे। जी हाँ, सदियों से। लेकिन 19वीं सदी के बाद जो औद्योगिकरण अंग्रेजों के साथ आया, वो बिल्कुल अलग था। इसमें पहली बार इनएनिमेट पावर यानी भाप, कोयला, बिजली का इस्तेमाल हुआ बड़े पैमाने पर। हाँ, ये की डिफरेंस था। और प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में होने लगा, मास प्रोडक्शन। ये वो इंडस्ट्रियलाइजेशन था जिसने पूरा गेम बदल दिया। बिल्कुल, इसका पहला चरण फेज 1 मोटा-मोटा 1850 से 1890 तक मान सकते हैं। अंग्रेजों ने शुरुआत की कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज से, खासकर बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जहां पोर्ट्स थे और कच्चा माल था, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत के भले के लिए नहीं था। इसके साथ ही शुरू हुआ भारतीय मजदूर वर्ग, इंडियन लेबर क्लास का भयानक शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों में जैसा लंदन की फैक्ट्रियों का हाल था, शायद वैसा ही कुछ यहाँ भी रहा होगा। अरे हाँ, पुरानी हिंदी फिल्मों में भी तो दिखाते हैं मिल मालिक का अत्याचार, मजदूरों की गरीबी। वही समझ लीजिए, फैक्ट्रियों में काम करने के हालात, वर्किंग कंडीशंस वाकई बहुत बुरे थे। 14-16 घंटे काम, कम रोशनी, घुटन भरी हवा, खतरनाक मशीनें बिना किसी सेफ्टी गार्ड के। बाप रे। मजदूरी इतनी कम, अबिस्मली लो वेजेस जिसे कहते हैं, कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर कट जाए, तो कोई मुआवजा नहीं, कोई सुरक्षा, कोई सेफगार्ड नहीं। और मजदूर बेचारे संगठित भी नहीं थे शुरू में, आवाज कैसे उठाते? बिल्कुल, यूनियन बनाना भी आसान नहीं था, उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम थी। और इसी का दूसरा पहलू था हमारे पारंपरिक उद्योगों का विनाश, है ना? हाँ, ये बहुत दुखद था। मैनचेस्टर की मिलों में बना सस्ता कपड़ा जब भारत के बाजारों में आया तो हमारे बुनकरों, हैंडलूम वीवर्स का काम ठप हो गया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो मतलब अंग्रेजों का औद्योगिकरण हमें डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था एक तरह से। बिल्कुल, सुनने में अजीब लगेगा, पर भारत में अंग्रेजों का शुरुआती औद्योगिकरण लोगों को शहरों की तरफ नहीं बल्कि वापस खेती की तरफ ले गया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पारंपरिक काम छिन गए थे और नई फैक्ट्रीज में सबके लिए जगह नहीं थी। मजबूरन उन्हें खेती पर लौटना पड़ा। सेंसस रिपोर्ट्स ये साफ दिखाती हैं। तो ये नया औद्योगिकरण हमारे घरेलू उद्योगों की कब्र कर खड़ा हुआ। और जो माल इन फैक्ट्रियों में बनता था, या तो वो सीधे ब्रिटेन चला जाता था, हाँ, एक्सपोर्टेड, या उससे जो भी प्रॉफिट, जो सरप्लस होता था, वो अंग्रेज अपने देश ले जाते थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, दादा भाई नौरोजी ने यही तो समझाया था। मतलब ब्रिटेन में जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से प्रॉस्पेरिटी आई, इनकम बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, वहीं भारत में अंग्रेजों का इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे लिए दुख, गरीबी, मिजरी और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आया। कितना बड़ा पैराडॉक्स है, हमारी इकोनॉमी उनकी कॉलोनी बनकर रह गई। एकदम उल्टा सर, बिल्कुल। फिर आया दूसरा करण, फेज 2, करीब 1890 से 1915 के बीच। इस दौरान कुछ हेवी इंडस्ट्रीज भी लगने लगी, जैसे सीमेंट और सबसे जरूरी लोहा और इस्पात, आयरन एंड स्टील। टिस्को की स्थापना। हाँ, जमशेद जी टाटा ने 1907 में जमशेदपुर, तब साकची कहलाता था, में टिस्को की स्थापना की। ये एक मील का पत्थर था। ये उद्योग अब कच्चे माल के स्रोत, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के पास लगाए जा रहे थे, जैसे कोयला खदानों या लौह अयस्क वाले इलाकों में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज्योग्राफिकल स्प्रेड थोड़ा बढ़ा। और इसी दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, 1905 बंगाल विभाजन के बाद। हाँ,
बहुत बड़ा मोड़ था वो। इसने भारतीय राष्ट्रवाद को बहुत मजबूत किया। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी सम्मान का बॉयकॉट किया और स्वदेशी अपनाने की कसम खाई। जी। इस माहौल ने भारतीय उद्यमियों, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को हौसला दिया। आचार्य पीसी रे ने बंगाल केमिकल्स शुरू की, टाटा ने स्टील प्लांट लगाया। हाँ, और भी कई स्वदेशी उद्योग खड़े हुए। जी। लोगों में ये चेतना जागी कि अंग्रेज कैसे हमारा इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे हैं और हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इस समय मजदूर आंदोलन, वर्किंग क्लास मूवमेंट की क्या स्थिति थी? वो भी थोड़ा संगठित होने लगा था, हालांकि अभी फॉर्मेटिव स्टेज में ही था। नई इंडस्ट्रीज आने से इंडस्ट्रियल वर्कर्स की संख्या बढ़ी और उनमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की चेतना भी धीरे धीरे पनप रही थी। छोटी मोटी हड़तालें होने लगी थी। फिर तीसरा चरण, फेज 3, 1915 से 1947 आजादी तक। इसमें 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए। इनका क्या असर रहा? मिला जुला असर था। एक तरफ ब्रिटेन की युद्ध की जरूरतें पूरी करने के लिए भारत में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, जिससे कुछ उद्योगों को बढ़ावा, स्टिमुलस मिला। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध के कारण महंगाई आसमान छूने लगी, चीजों की किल्लत हो गई, जिससे आम लोगों को बहुत मुश्किलें, हार्डशिप झेलनी पड़ी। इस दौर में उद्योगों का स्वदेशीकरण, इंडिजनाइजेशन और तेज हुआ। भारतीय पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास ज्यादा मजबूत और संगठित हुआ। जीडी बिरला, वॉलचंद हीराचंद जैसे बड़े नाम उभरे। कंज्यूमर गुड्स के उद्योग भी लगे? हाँ, काफी लगे। साबुन, कपड़ा, चीनी, कागज, इन सब के कई नए उद्योग स्थापित हुए। और साथ ही ट्रेड यूनियन आंदोलन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने भी जोर पकड़ा। 1920 में AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। ILO का भी कुछ असर हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, 1919 में ILO की स्थापना का असर भी भारत पर पड़ा। कुछ लेबर लॉज बने, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में सुधार हुए, काम के घंटे कुछ कम हुए, बच्चों के काम करने पर रोक लगी। इस दौर में ट्रेड यूनियनों पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव भी बढ़ा। फिर देश आजाद हुआ और शुरू हुआ चौथा चरण, फेज 4, 1947 से 1991 तक। ये नेहरू का दौर था, स्टेट स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट का। हाँ, बिल्कुल। फोकस था भारी उद्योगों, हैवी इंडस्ट्रीज पर। स्टील प्लांट जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। बड़े बांध, भाखड़ा नांगल। मशीनें बनाने वाले कारखाने जैसे HMT, BHEL। प्लानिंग कमीशन बना। आइडियोलॉजी थी आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। मतलब जो चीजें हम विदेशों से मंगाते हैं उन्हें देश में ही बनाया जाए। एग्जैक्टली, ताकि विदेशी मुद्रा बचे और हम आत्मनिर्भर बने। हाँ, ये लाइसेंस राज का भी दौर था। किस चीज का कितना उत्पादन होगा, कौन करेगा, कहाँ करेगा, सब पर सरकार का काफी कंट्रोल था। प्राइवेट सेक्टर पर काफी नियंत्रण था, PSUs का बोलबाला था। हाँ, इस मॉडल की अपनी सफलताएं थीं। 1970s तक भारत इंजीनियरिंग गुड्स, मशीन टूल्स जैसे कई क्षेत्रों में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया। 1980s में टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव पड़ी, मारुति कार आई, लेकिन दिक्कतें भी थीं। ब्यूरोक्रेसी, इनएफिशिएंसी, करप्शन। वो लैंडलाइन फोन के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल। और इनोवेशन की कमी भी थी, कंपटीशन नहीं था ज्यादा। बिल्कुल याद है। और फिर आया पांचवा और शायद अब तक का आखिरी चरण, लास्ट फेज, 1991 के बाद का उदारीकरण, पोस्ट लिबरलाइजेशन का दौर। हाँ, 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस। जब विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था, तब PV नरसिम्हा राव की सरकार और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीतियां लागू की। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग में एक जबरदस्त स्ट्रक्चरल चेंज ला दिया। कैसे? देखिए, एक तरफ लाइसेंस राज को खत्म किया गया, अर्थव्यवस्था को खोला गया, ट्रेड बैरियर्स कम किए गए ताकि इनएफिशिएंसी दूर हो। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर को खुलकर खेलने का मौका मिला, उसे बढ़ावा दिया गया। सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन भी शुरू हुआ। हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव आया ग्लोबलाइजेशन से। विदेशी निवेश, FDI के दरवाजे खुले, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs धड़ल्ले से भारत आईं। और इसका असर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा दिखाया है ना? बिल्कुल। गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट फूड, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, हर चीज में विदेशी ब्रांड्स आ गए। कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस बढ़ गईं। तो पिछले 30 सालों में इसका मिला जुला असर, मिक्स्ड इम्पैक्ट रहा है। हाँ, बिल्कुल। इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हुई है, एक बड़ा मिडिल क्लास उभरा है, शहरों का नजारा बदल गया है। लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी आई हैं। बढ़ती असमानता, रोजगार की क्वालिटी पर सवाल, छोटे उद्योगों पर दबाव। और लेबर पॉलिसीज का क्या हुआ?
लेबर पॉलिसीज को भी लिबरल बनाया गया निवेश लाने के लिए। ईज ऑन डूइंग बिजनेस के नाम पर लॉज को फ्लेक्सिबल बनाया गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि ट्रेड यूनियनों की शक्ति, पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस कम हुई है, मजदूरों की बार्गेनिंग पावर घटी है। और सिक्योर परमानेंट जॉब्स कम हो रही हैं। हाँ, उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट वर्क और गिग इकोनॉमी का चलन बढ़ा है। अच्छा, अब जरा भारत में औद्योगिकरण के कुछ खास विरोधाभासों, कॉन्ट्रडिक्शंस पर बात करते हैं। ये बड़ा यूनिक केस रहा है। हाँ, कई मायनों में। जैसा आपने पहले बताया, एक बड़ा फर्क तो यही था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन लोगों को खेती से फैक्ट्री ले गया, पर भारत में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों को फैक्ट्री से वापस खेती की ओर धकेला। हाँ, क्योंकि पारंपरिक रोजगार छिन गए थे और इसका नतीजा हुआ खेती पर जरूरत से ज्यादा बोझ, ओवरक्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर और किसानों की बढ़ती गरीबी, इम्पॉवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री। जमीन छोटी होती गई, प्रोडक्टिविटी कम रही। आज भी वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। हाँ, जबकि जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे देश का। दूसरा बड़ा फर्क है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का। डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। पक्की नौकरी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। हाँ, पीएफ, इंश्योरेंस, पेंशन, तय छुट्टियां, लेबर लॉज का प्रोटेक्शन। लेकिन भारत में एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं कि 90% से ज्यादा वर्कफोर्स अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर में है। इतनी बड़ी संख्या। रेडी पटरी वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्प, छोटे दुकानदार, खेतीहर मजदूर, ये सब। इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं, अक्सर बहुत कम मजदूरी और लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं। बिल्कुल। और ये इनफॉर्मलाइजेशन अब सिर्फ छोटे कामों तक सीमित नहीं रहा। मारुति जैसी बड़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियों में भी अब ज्यादातर वर्कर्स परमानेंट नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हें परमानेंट वर्कर्स से कम सैलरी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी कम होती है और वर्किंग कंडीशंस भी अक्सर ज्यादा कठोर, हार्शर होती हैं। ट्रेड यूनियन बनाना भी उनके लिए मुश्किल होता है। मारुति के मानेसर प्लांट में जो हुआ था 2012 में। हाँ, वो हिंसा और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, वो इसी बढ़ते इनफॉर्मलाइजेशन और बदलते एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस का एक दुखद उदाहरण था। और एक और अजीब बात हुई भारत के डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी में। क्या? आमतौर पर देशों का रास्ता होता है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। हाँ, ये स्टैंडर्ड पाथ माना जाता है। यानी पहले लोग खेती छोड़कर फैक्ट्रियों में जाते हैं, फिर फैक्ट्री छोड़कर ऑफिस, आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म जैसे सर्विस सेक्टर में। लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग वाला फेज उतना मजबूत हो ही नहीं पाया। वो बीच में लगभग छूट गया, स्किप्ड हो गया। सही कहा। एग्रीकल्चर से लोग सीधे सर्विस सेक्टर में ज्यादा चले गए। इसका क्या नतीजा हुआ? इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खेती पर निर्भर अतिरिक्त आबादी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, रोजगार के उतने अवसर पैदा नहीं कर पाया जितने होने चाहिए थे, और खेती ओवरक्राउडेड बनी रही। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स इसी कमी को पूरा करने की कोशिश। हाँ, कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले। सर्विस सेक्टर ग्रोथ तो अच्छी है, पर वो उतनी जॉब्स पैदा नहीं करती जितनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, खासकर लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए। कुछ नए सोशल ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं, खासकर आईटी हब्स जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव में। हाँ, बिल्कुल। जहां बहुत सारी आईटी फर्म्स या बीपीओ कॉल सेंटर्स हैं, वहां लोगों के वर्किंग आवर्स अक्सर लंबे होते हैं और टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल होती है, रात की शिफ्ट, सुबह की शिफ्ट। इसका असर आसपास की पूरी लाइफस्टाइल पर पड़ता है। दुकानें, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट देर रात तक चलते हैं। 24/7 कल्चर बन गया है। और इसका एक और दिलचस्प सोशल कॉन्सिक्वेंस है। अगर पति पत्नी दोनों ऐसी डिमांडिंग जॉब्स में हैं, तो छोटे बच्चों की देखभाल एक बड़ा इशू बन जाता है। उन्हें डे केयर या क्रेशेस में रखना पड़ता है। हाँ, ये तो है। यहाँ एक आयरनी देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसके बारे में सोचा गया था कि मॉडर्नाइजेशन के साथ खत्म हो जाएगा, वो एक नए रूप में वापस आ रहा है। कैसे? वो कैसे? बहुत से कपल्स अब बच्चों की देखभाल के लिए अपने पेरेंट्स, मतलब दादा दादी या नाना नानी को अपने साथ रहने के लिए बुला लेते हैं या खुद उनके पास शिफ्ट हो जाते हैं। ये आजकल शहरों में मिडिल क्लास परिवारों में बहुत कॉमन है। अरे हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। तो ये एक तरह का फंक्शनल जॉइंट फैमिली है जो चाइल्ड केयर सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहा है। हु वुड हैव थॉट? वाकई दिलचस्प है। अब जरा मार्केट इकोनॉमी पर आते हैं। बाजार तो भारत में हमेशा से थे, हड़प्पा सभ्यता से लेकर मुगल काल तक। हाँ, मार्केट तो थे, लेकिन वो बाजार आज के मार्केट इकोनॉमी से बहुत अलग थे। वो ज्यादातर लोकलाइज थे। हफ्ते में 1-2 दिन लगने वाले हाट या मेले, चीजों का एक्सचेंज होता था, पर पूरी इकोनॉमी उन पर बेस्ड नहीं थी। कैश इकोनॉमी भी लिमिटेड थी, बार्टर या जजमानी व्यवस्था ज्यादा चलती थी। अर्बन रूरल लिंकेजेस उतने स्ट्रांग नहीं थे। सही मायने में मार्केट इकोनॉमी को भारत में अंग्रेजों ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया। हाँ, लैंड को कमोडिटी बनाया,
जिससे खरीदा बेचा जा सके। रेवेन्यू कलेक्शन कैश में फिक्स किया। और सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने भारतीय एग्रीकल्चर को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा, लेकिन अपने फायदे के लिए। किसानों को फूड क्रॉप्स की जगह नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया गया। हाँ, जैसे नील, कपास, कॉटन, अफीम, ओपियम, चाय, टी, क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए था। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा भयानक हुआ। एक तो किसानों की फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई। वो जो अनाज अपने खाने के लिए उगाते थे, उसकी जगह कैश क्रॉप्स उगाने लगे, जिसके दाम अंग्रेज तय करते थे। इससे बार बार अकाल फैमिन्स पड़े, लाखों लोग मारे गए। बंगाल का 1943 का अकाल याद कीजिए। हाँ, और दूसरा, किसान कर्ज के जाल में फंसते चले गए। जमींदार, साहूकार, अंग्रेज सरकार सब उनका शोषण करते थे। उनकी जमीनें छिनती गईं। रूरल इकोनॉमी पूरी तरह ब्रिटिश इंटरेस्ट के सबसर्विएंट हो गई। सपोर्ट प्राइसेस, एमएसपी वगैरह। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन मार्केट इकोनॉमी के कुछ फंडामेंटल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस तो रहे। जैसे पहला, प्रोडक्शन का नेचर बदला। अब प्रोडक्शन सिर्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, मार्केट के लिए होने लगा। प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज, सरप्लस जनरेशन जरूरी हो गया। दूसरा, क्रॉपिंग पैटर्न्स बदले। हाँ, किसान वो फसलें उगाने लगे जिनमें ज्यादा मुनाफा दिखे, भले ही वो लोकल एनवायरनमेंट या नीड्स के लिए सूटेबल ना हो। जैसे पंजाब हरियाणा में पानी की कमी के बावजूद चावल की खेती बढ़ी। तीसरा, रूरल रिलेशंस बदले। जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम जो सदियों से चली आ रही थी और जिसमें डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एक दूसरे को सर्विसेज देते थे इन काइंड, वो मनी इकोनॉमी आने से टूट गई। इससे आर्टिजन्स और लैंडलेस लेबरर्स की हालत खराब हुई होगी। हाँ, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल सेफ्टी नेट खत्म हो गया। मालिक मजदूर के रिश्ते इम्पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो गए। क्लास पोलराइजेशन बढ़ा। चौथा, माइग्रेशन बढ़ा। गांवों से शहरों की ओर माइग्रेशन तेज हुआ नौकरियों की तलाश में और अनइवन डेवलपमेंट के कारण। पांचवा, मार्केट ने एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजीज, साइंटिफिक थिंकिंग को इंट्रोड्यूस किया। ये पॉजिटिव था। छठा, कंज्यूमरिज्म बढ़ा। चीजों का उपभोग, कंजम्पशन स्टेटस सिंबल बन गया। लेटेस्ट फोन, बाइक, कपड़े ये एस्पिरेशनल बन गए गांव में भी। सातवां, डिवीजन ऑफ लेबर और बढ़ा, स्पेशलाइजेशन। आठवां, मार्केट ने कुछ हद तक कास्ट बैरियर्स को तोड़ा। आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा मायने रखने लगी। इसने सोशल मोबिलिटी के नए रास्ते खोले। नौवां, फैमिली और किनशिप का रोल बदला। हाँ, परिवार का रोल सिर्फ इकोनॉमिक प्लेसमेंट तय करना नहीं रहा। इकोनॉमिक डिसीजंस में किनशिप का रोल कम हुआ, प्रोफेशनल रिलेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और 10वां, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। मार्केट ने बेहतर रोड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया, जिससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ा। लेकिन इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं। मार्केट लोगों में हाई एस्पिरेशंस जगाता है, जल्दी अमीर बनना, सब कुछ पा लेना। और जब ये पूरी नहीं होती या सही रास्ते नहीं मिलते, तो फ्रस्ट्रेशन, क्राइम और डरखाइम वाला अनोमी, नॉर्मलेसनेस की स्थिति पैदा होती है। लोग दिशाहीन महसूस करते हैं। और मार्केट फेलियर्स भी होते हैं। बिल्कुल, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या बढ़ती इनइक्वालिटी। ये दिखाते हैं कि मार्केट इकोनॉमी परफेक्ट नहीं है। ये बड़े सोशल स्ट्रेसेस पैदा कर सकती हैं। अब आते हैं सबसे रीसेंट फेज पर, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और इंडियन इंडस्ट्री में बदलाव। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? मोटे तौर पर गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल और इंफॉर्मेशन का बॉर्डर्स के पार फ्री मूवमेंट, जिससे दुनिया एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बन जाए। साउथ एशिया की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001 ने इसे ऐसे ही डिफाइन किया है। इसका पहला असर ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। विदेशी प्रोडक्ट्स अब हर जगह हैं। हाँ, कोका कोला, पेप्सी ने आते ही पार्ले ड्रिंक्स जैसे थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट को खरीद लिया। कितने ही लोकल ब्रांड्स कंपटीशन में टिक नहीं पाए। याद है वो पुराने कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स? हाँ, कैंपा कोला, गोल्ड स्पॉट, नॉस्टैल्जिया है अब तो। बिल्कुल। और एमएनसीज अपने मनी मसल पावर से अक्सर लोकल मार्केट्स को डोमिनेट करती हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग, एक्विजिशंस, इन तरीकों से छोटी भारतीय कंपनियों के लिए टिकना मुश्किल हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन का एक और बड़ा ट्रेंड है आउटसोर्सिंग ऑफ एवरीथिंग। हाँ, कॉस्ट्स कम करने के लिए कंपनियां अपना नॉन कोर काम दूसरी छोटी कंपनियों को या फ्रीलांसर्स को या घरों में काम करने वालों को आउटसोर्स कर देती हैं। कॉल सेंटर्स, आईटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, यहां तक कि आर&डी भी आउटसोर्स हो रहा है। भारत इसका बड़ा हब बना है चीप लेबर के कारण। जी। लेकिन इसका डाउन साइड क्या है? जिन छोटी कंपनियों को ये काम मिलता है, उन्हें आपस में compete करना पड़ता है।
इसलिए वो वेजेस कम रखते हैं वर्किंग कंडीशंस खराब होती हैं। और वहाँ ट्रेड यूनियंस का बनना भी मुश्किल होता है। परमानेंट जॉब्स कम हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल वर्क बढ़ रहा है। हाँ, ये ट्रेंड अब प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में भी आ गया है। लगभग सभी कंपनियां आउटसोर्सिंग कर रही हैं। ग्लोबलाइजेशन ने कंज्यूमर कल्चर को जबरदस्त बूस्ट दिया है। मॉल्स, ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज, ये सब इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स में आता है, ना कि स्ट्रेटेजिक या हेवी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वहां प्रॉफिट जल्दी और ज्यादा है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ग्लोबलाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट है, डेवलपमेंट का स्प्रेड नहीं? हाँ, काफी हद तक। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बहुत शर्तों, स्ट्रिंग्स अटैच्ड के साथ होता है और धीमी गति से। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो लोन्स देते हैं वो भी कंडीशनल होते हैं, अपनी इकोनॉमी खोलो, सब्सिडीज हटाओ वगैरह। क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट की अनसर्टेनिटीज और कैपिटलिस्ट्स की ग्रीड के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक और पैराडॉक्स देखिए। एक तरफ सिक्योर एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार इंडस्ट्री और एसईजीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए जमीन एक्वायर कर रही है। पर जरूरी नहीं कि इन इंडस्ट्रीज से लोकल लोगों को जिनकी जमीन गई है रोजगार मिले। हाँ, अक्सर स्किल्ड लेबर बाहर से आता है। हाँ, पोल्यूशन जरूर फैलता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा शिकार होते हैं आदिवासी। लगभग 40% डिस्प्लेस्ड लोग आदिवासी होते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है। उन्हें कम कॉम्पेंसेशन मिलता है और वो अपनी जमीन, जंगल, कल्चर सब खोकर शहरों में कैजुअल लेबर बनने को मजबूर हो जाते हैं। उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ने कई देशों को फायदा पहुंचाने के बजाय बर्बाद किया है और सिर्फ गरीबी का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी ही किया है। हाँ, ये क्रिटिसिज्म काफी सुनने को मिलता है। और एक चीज साफ दिख रही है, दुनिया भर में इनकम इनइक्वालिटी, आय असमानता बढ़ रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और पीछे छूट रहे हैं। भारत में भी ये ट्रेंड साफ है। तो हमने देखा कि भारत में औद्योगिकरण और बाजार अर्थव्यवस्था का सफर कितना जटिल, विरोधाभासों से भरा और लगातार बदलता रहा है। इसने मौके भी दिए और चुनौतियां भी खड़ी की। बिल्कुल। शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस विकास की मानवीय और सामाजिक कीमत क्या रही है, और भविष्य में खासकर एआई और ऑटोमेशन के दौर में रोजगार और समाज का क्या रूप होगा, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बड़े सवाल हैं जिन पर हमें सोचते रहना होगा। Okay, so we hope you liked our today's discussion on evolution of modern industry in India. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.